क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बंदूकों की वही पुरानी खनक और AK-47 की वही गोलियां वापस आ गई है, जिसने 90 के दशक में पूरे सूबे को थर्रा कर रख दिया था। जरा सोचिए, जिस सिवान की धरती ने बाहुबल, गोलियों की तड़तड़ाहट और सत्ता के संरक्षण में पनपे खौफ का वो काला दौर देखा है, वहां आज फिर से AK-47 की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? आखिर क्या वजह है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ उतरे निहत्थे छात्रों के आंदोलन में अचानक से ऑटोमेटिक राइफलों का इस्तेमाल होने लगा? क्या ये सिर्फ एक सिपाही के हाथ के अनजाने में चली गोली है, या फिर इसके पीछे सिवान की वो सियासी विरासत और उसामा शाह से जुड़े नए समीकरण हैं जो पटना की सत्ता को हिलाने के लिए पर्दे के पीछे से ताना बाना बुन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले के सारे मुकदमे वापस लेने और छात्रों को रिहा करने का ऐलान कर ही दिया था, तो फिर इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? क्या सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार के 100 दिन पूरे होते होते बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, या फिर इस पूरे बवाल के जरिए सीवान से लेकर पटना तक किसी नए सियासी खिला की जमीन तैयार की जा रही है? मुद्दा गर्म है में हम सीवान की इसी भयानक हकीकत AK-47 के खौफनाक एंगल, उसामा शाह की एंट्री और बिहार की बदलती सियासत का ऐसा इनसाइड एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जब हम कहते हैं कि मुद्दा गर्म है, तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि बात सिर्फ एक प्रदर्शन या पुलिस की लाठीचार्ज तक सीमित नहीं है। बात तो सिवान की है, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में AK-47 की तस्वीरें तैरने लगती है। सिवान और AK-47 का रिश्ता बिहार की राजनीति में कोई नया नहीं है। एक दौर था जब सिवान की सड़कों पर कानून का नहीं बल्कि बंदूकों का राज चलता था। अब जरा आज की क्रोनोलॉजी को समझिए। छात्र नीट पेपर लीक की जांच और अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरे थे। आंदोलन बढ़ता है, पुलिस से टकराव होता है और अचानक से भीड़ पर AK-47 तान दी जाती है। हवा में नहीं बल्कि सीधे छात्रों की तरफ गोलियां दागी जाती है। अब आप ही सोचिए, किसी आम प्रदर्शन को संभालने के लिए पुलिस के पास लाठी होती है, आंसू गैस के गोले होते हैं, वाटर कैनन होता है, लेकिन सीधे AK-47 निकाल लेना, ये अपने आप में कितना बड़ा और भयानक सवाल खड़ा करता है। इस पूरे बवाल के बाद सिवान का राजनीतिक तापमान अचानक से बनने लगा, और जब सिवान की बात आती है तो उसामा शाह का नाम अपने आप इस पूरे सियासी समीकरण के केंद्र में आकर खड़ा हो जाता है। सिवान की जमीन पर उसामा शाह का राजनीतिक प्रभाव और उनकी मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। स्थानीय स्तर पर युवाओं और छात्रों के बीच जो गुस्सा पनप रहा है, उसे सिवान के इस बाहुबली घराने के नए सियासी भविष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का साफ मानना है कि सिवान में जब जब AK-47 का नाम गूंजता है, तब तब सत्ता और विपक्ष दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक तरफ जहां स्थानीय स्तर पर उसामा शाह के समर्थक इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और इसे सरकार का तानाशाही रवैया बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल रणनीतिकार इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिवान जैसे संवेदनशील इलाके में छात्रों के भेष में कोई और खेल चल रहा था, या फिर सचमुच पुलिस प्रशासन ने अपनी हदें पार कर दी थी? अब आइए जरा इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि सत्ता के गलियारों से जुड़ा हुआ है। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार को हाल ही में 100 दिन पूरे हुए हैं। इन 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड पर जब चर्चा होनी चाहिए थी, जब सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही थी, ठीक उसी वक्त सिवान में AK-47 चलने का यह मामला सामने आ गया। सम्राट चौधरी के लिए स्थिति किसी बड़े राजनीतिक धर्म संकट से कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी का वो कोर एजेंडा है जिसमें वे बिहार को अपराध मुक्त और सुशासन देने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सिवान की सड़कों पर सरेआम तनी हुई AK-47 की नाली सरकार के इन दोनों दावों की धज्जियां उड़ा रही है। जब किसी राज्य में सिपाही अफसर के हाथ में AK-47 देखकर आम जनता थर्रा उठे, तो ये संदेश जाता है कि सूबे में पुलिसिया गुंडाराज हावी हो चुका है। विरोधी पूछ रहे हैं, आखिर किस आला अधिकारी के आदेश पर छात्रों की छाती पर बंदूक तानी गई? क्या एक छोटी सी सिपाही को सस्पेंड करके इतने बड़े मामले पर पर्दा डाला जा सकता है? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब राज्य सरकार अचानक से पूरी तरह बैकफुट पर आ जाती है। 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे एक बड़ा सरकारी फरमान जारी होता है। सरकार ऐलान करती है कि प्रदर्शन के दौरान जितने भी छात्रों और युवाओं पर केस दर्ज हुए हैं, जो प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं, जो कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं, उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। यहाँ तक कि जो छात्र गिरफ्तार किया गए थे या हिरासत में, उन्हें रिहा करने का भी आदेश जारी हो गया है। सरकार ये भी भरोसा देती है कि भविष्य में किसी भी छात्र पर कोई बदला लेने वाली कार्रवाई नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जो सरकार एक दिन पहले तक सख्त तेवर दिखा रही थी, पुलिसिया दामन का सहारा ले रही थी, उसने अचानक इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? क्या सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि सिवान की जलती आग पूरे बिहार में फैल सकती है?
क्या सम्राट चौधरी को ये डर सताने लगा था कि अगर सिवान में उसामा शहाब और असंतुष्ट युवाओं का ये गठजोड़ बड़ा रूप ले लेता है तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए पूरे बिहार का गणित बिगड़ जाएगा। अगर हम इस पूरे मामले को एकदम गहराई से एनालाइज करें तो ये साफ दिखता है कि बिहार की राजनीति एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। सिवान में AK-47 का चलना केवल एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है। सिवान हमेशा से बिहार का वो हॉट स्पॉट रहा है जहां से उठी राजनीतिक चिंगारी पूरे राज्य में आग लगा देती है। उसामा शहाब की बढ़ती सक्रियता और सिवान के युवाओं का यह आक्रोश ये बताने के लिए काफी है कि वहां की जमीन के अंदर असंतोष का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा है। छात्र नीट पेपर लीक की धांधली से पहले ही परेशान थे, उनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई थी और जब वे न्याय मांगने निकले तो उन पर गोलियां बरसा दी गई। ऐसे में अगर सरकार सिर्फ वादे करके और मुकदमे वापस लेकर ये सोच रही है कि मामला शांत हो जाएगा तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्योंकि जब मुद्दा गर्म है शो में हम इन सियासी समीकरणों को टटोलते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि बिहार का युवा अब गोलियों के डर से घर बैठने वाला नहीं है। सिवान में जो हुआ उसने पूरे सूबे के छात्रों के मन में पुलिस और प्रशासन के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया है। भले ही विपक्ष में बैठे नेता इस पूरे मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली लड़ाई सिवान की अस्मिता, युवाओं के भविष्य और सरकार की साख के बीच फंसी हुई है। सम्राट चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सिवान में फिर से बंदूकों के उस खौफ को खत्म करते हैं और कानून का राज कायम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 26 जुलाई के सरकारी फैसले के बाद सिवान की सड़कों पर शांति लौट पाएगी? क्या उसामा शहाब का बढ़ता प्रभाव सिवान के पुराने दौर की यादों को फिर से ताज़ा कर देगा, या फिर सम्राट चौधरी की सरकार इस राजनीतिक संकट से उभरने के लिए कोई नया कड़ा फैसला लेगी? और आखिर कब तक बिहार के नौजवानों को अपने हक की मांग करने पर AK-47 की नाल का सामना करना पड़ेगा? इस पूरे बवाल और सिवान के सियासी समीकरणों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।